सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोगों को कभी कभी एक खबर मिलती रहती है कि अमुक व्यक्ति खो गया है, कभी न्यूज़ के जरिए या कभी समाचार पत्रों में या कभी आस पड़ोस में लोग बात करते हुए ऐसे सुनाई देते हैं, मिल जाते हैं कि अमुक व्यक्ति का लड़का खो गया या अमुक लड़की का पता नहीं चल रहा, कहाँ गायब हो गई, ठीक है, कहीं बाहर गए थे बच्चे लापता हो गए। तो ऐसे गुमशुदा की तलाश, ठीक है, ऐसे DD1 में एक प्रोग्राम भी आता था न्यूज़ के बाद, ठीक है, शाम को, कि जो गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, किसी को उसके बारे में पता चले तो वो उसे बता सके। अक्सर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में आप देखेंगे एक A4 साइज का एक कागज चिपका, उसमें व्यक्ति की फोटो, नीचे नाम लिखा रहता है कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे कपड़े पहना हो गया है, उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप बताएं। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर इस तरह का काम करते हैं, जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको ले जाकर कहीं बेच देते हैं, या छोटे बच्चों को लोग ले जाते हैं, उनको बेहोश करके फिर उनके अंग प्रत्यंगों को निकाल लेते हैं और फिर उनको बेचते हैं। तो जैसे जैसे एक फिल्म है मर्दानी, एक फिल्म है रानी मुखर्जी की, उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो रानी मुखर्जी लड़ती है लोगों से, जो बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, उसका पता करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं समाज में दुष्ट किस्म के जो इस तरह का कार्य करते हैं। तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो बच्चों को बरतनी चाहिए, ठीक है, और उनको कैसे सावधान रहना चाहिए, ऐसे ही इस तरह की समस्याओं को उजागर करता हुआ एक पाठ है बच्चों, कक्षा 7 की बसंत में, ये पाठ 7 है, ये पापा खो गए। पापा खो गई एक पाठ है, इसमें इसी तरह की कुछ समस्याओं को बताया गया है और उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसकी जो विधा है वो नाटक है और इसको लिखा है विजय तेंदुलकर जी। असल में ये एक मराठी नाटक है, जो मराठी में इन्होंने लिखा था, और मराठी में उसका नाम था बाबा हरवले आहेत। बाबा हरवले आहेत, बाबा हरवले आहेत, इसी का हिंदी में अनुवाद है ये। बाबा माने पापा, हरवले माने खो, आहेत माने पापा खो गए। तो थोड़ा सा हम लोग नाटक के बारे में जानते हैं। देखिए, नाटक जो है बच्चों, नाटक के बारे में थोड़ी, नाटक की काफ़ी पुरानी परंपरा हमारे भारतीय वाङ्मय में, मतलब हमारे भारत, जो भारतीय हमारा साहित्य है भारत में, इसमें बहुत पुरानी परंपरा रही है। एक भरतमुनि नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, उन्होंने एक नाट्य शास्त्र लिखा था, उसमें इस नाटक की चर्चा है और विष्णु पुराण में भी नाटक के बारे में बताया गया है। बहरहाल अगर हम समझें थोड़ा सा संक्षेप में, तो नाटक का समझ लीजिए जो काव्य होता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है श्रव्य काव्य और एक है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। तो जो दृश्य काव्य है, नाटक दृश्य काव्य में आता है क्योंकि हम उसको देखते हैं, और काव्य का मतलब कविता से नहीं होता है, काव्य में दोनों चीजें आती हैं, ठीक है ना, गद्य भी पद्य भी। तो अभी वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं नाटक, ये गद्य की एक विधा है, ठीक है, जिसमें पात्रों का ग्रहण किया, एक मंच होता है, उसका निरूपण वहाँ किया जाता है, ठीक है, पात्रों के जरिए उसमें संवाद होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइट की व्यवस्था होती है, पर्दा होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मतलब व्यवस्था होती है स्टेज में जब इसको किया जाता है नाटक को। और नाटक की परंपरा काफ़ी पुरानी है। जैसे हमारे यहाँ जो कालिदास है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम आदि इस तरह के नाटक लिखे। उसके बाद हिंदी में जब हम आते हैं तो हिंदी में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनका नाम आता है। फिर उसके बाद नाटक की परंपरा से चल गई। और अगर आप मंचन के हिसाब से देखेंगे तो जो नाटक है, ये पारसी थिएटर के बाद आए। पारसी थिएटर, पहले हमारे यहाँ पारसी होते तो पारसी थिएटर चलते थे, उसके बाद फिर उन्होंने नौटंकी का रूप लिया। जैसे कि अगर आप एक फिल्म है तीसरी कसम, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाया गया कि नौटंकी कंपनियां होती हैं, वो आती हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, फिर वो ऐसे यहाँ वहाँ जाती रहती हैं, कभी इस शहर कभी उस शहर। तो उन नौटंकियों के जरिए जो है मतलब लोग नाटकों का मंचन करते थे, ठीक है ना। तो उन्हीं का धीरे धीरे विकसित रूप होता गया और बाद में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी विधा का रूप ले लिया, बहुत बड़ी कला का रूप ले लिया है नाटक ने।
दिल्ली में NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ पर नाटक होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और आपको मैं बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जैसे उत्पल दत्त, जैसे ओमपुरी, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जैसे इरफान खान, जैसे मनोज बाजपेयी, आशुतोष राणा, ये सारे लोग NSD के ही प्रोडक्ट हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही निकले हुए लोग हैं, ठीक है। तो आप इनकी अदाकारी देखेंगे कि कितना बेहतरीन, इनकी अदाकारी कितनी बेहतरीन है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो नाटक को समझिए आप, नाटक गद्य की एक विधा है, ठीक है। और तो आइए हम लोग अभी चलते हैं थोड़ा सा विजय तेंदुलकर जी के बारे में, विजय तेंदुलकर जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, विजय तेंदुलकर जी हैं जो एक मराठी भाषी है, और इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1928 को 1928 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में। और इन्होंने बचपन से ही लेखन शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र में इन्होंने पहला नाटक लिखा, फिर उसका खुद ही मंचन भी किया इन्होंने, ठीक है, उसमें अभिनय भी किया इन्होंने। और इन्होंने बहुत सारे नाटक, कथाएं, लघु कथाएं, बाल साहित्य बहुत सारा लिखा। इनका एक हासीराम कोतवाल नाटक था मराठी में, बहुत बहुत चर्चित हुआ वो। और इनके जो नाटक हैं उसमें मुख्य रूप से जो यथार्थ जीवन में जो घटित होता है उसका चित्रण, यथार्थ की जो मतलब जो वास्तविकता है उसका चित्रण वहाँ होता है। और उनका जो लेखन है उसमें आप देखेंगे कि उसमें महिलाओं की दुर्दशा, ठीक है, गरीबी, इन चीज़ों का चित्रण है उसमें। इनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, इनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, और इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इनकी मृत्यु 19 मई 2008 मतलब 19 मई 2008 को इनकी मृत्यु हुई। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं पाठ की तरफ, ठीक है। पापा खो गए, ये पाठ का नाम है। इसमें पात्र हैं, एक पात्र बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, एक कौवा है, एक नाचने वाली है, एक लड़की और एक आदमी है। मुख्य रूप से ये पात्र हैं इसमें, ठीक है, जो इस मतलब इनकी भूमिका निभा रहे हैं। इतने पात्रों की हमें जरूरत है इस नाटक के लिए। तो देखते हैं क्या दृश्य है। सड़क है, रात का समय है, समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, पैदल चलने के लिए होता है। वहीं पर एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है, ठीक है, जिस पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है, ठीक है, जैसे नाचती हुई एक औरत का चित्र उसमें बना हुआ है, ठीक है ना। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, ऐसे करके, ठीक है ना, वो करते रहते हैं। अब देखिए खंभा जो है, नाटक शुरू हो रहा है, खंभा जम्हाई को रोकते हुए, जैसे हमको जम्हाई आती है, तो जम्हाई को रोकते हुए खंभा कह रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई, ठीक है, राम राम राम। अब खंभा बोल रहा है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। तो पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। तो पेड़ कहता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, ठीक है, मन नहीं लगता, बड़ा अजीब लगता है। तो खंभा कहता है, तब भी बरसात की रातों से ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़राज। पेड़ को बोलता है कि हे पेड़राज, तब भी रातों की जो बरसातों की जो रातें हैं उनसे फिर भी अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बरसात जब होती है रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब बल्ब को पकड़े एक टांग पर खड़े रहो, मतलब खंभा तो एक ही है, 2 खंभे तो है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। उसे लगता है इससे अच्छा तो होता कि बिजली के खंभे का जन्म ही न होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता, तब क्या होता, मैं बल्ब को फेंक कर दूर कहीं भाग जाता। पेड़ क्या कहता है, अब सब अपनी अपनी व्यथा बता रहे हैं, उधर बल्ब खंभा अपनी व्यथा बता रहा है, पेड़ अपनी व्यथा बता रहा है। पेड़ कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, एक रात मुझ पर भी आसमान से गड़गड़ाती ही बिजली आ पड़ी थी। बाप रे बाप, ठीक है, अरे बाप रे, वो बिजली थी आफत। आफत का मतलब होता है मुसीबत, आफत का मतलब होता है मुसीबत। तो ये कह रहा है कि वो बिजली थी कि आफत थी, मुसीबत थी। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, मतलब अभी भी दिल डर जाता है, धड़कन बढ़ जाती है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। और खंभे से कह रहा है कि अरे भैया खंभे महाराज, जैसे उन्होंने कहा पेड़ राज, उन्होंने कहा हे खंभे महाराज, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ कितना बड़ा गड्ढा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। अब जब भी बारिश होती है मुझे उस रात की याद आ जाती है, कैसे बिजली मेरे ऊपर गिरी थी, वहाँ गड्ढा हो गया था, और अंग थर थर कांपने लगता है। थर थर कांपना ये एक मुहावरा है, ठीक है ना, मुझे बहुत डर लगता है। खंभा बोलता है,
मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं तो लोहे का बना हूँ। कहते हैं ना तुम्हारा शरीर लोहे का है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वैसे वो कह रहा मैं तो लोहे का बना हूँ, ठीक है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं बीमार ही नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। नहीं जैसे मैं खड़े रहता हूँ धूप में, बारिश में, ठंड में, कोई भी आदमी बीमार पड़ सकता है। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। और फिर लंबी सांस, लंबी ठंडी सांस छोड़ता इस तरह से। छे चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है? बोलता है चुंगी की है कोई नौकरी भी नौकरी, मतलब कि रखवाली करने की नौकरी है। बल्ब लगा दिया जाए, चुंगी जैसे बस खड़े रहो चुपचाप, ठीक है, जैसे नाके में लोग खड़े रहते हैं। चुंगी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर गाड़ियाँ जब आती जाती है वहाँ पर चुंगी लगी होता है, पर वसूला जाता है, ठीक है, वहाँ पर खंबा होता है, ठीक है, और उसको बार बार लोग झुकाते हैं, ऊपर करते हैं, जब भी कोई गाड़ी निकलती है उससे रसीद, उसको पैसा काटते हैं, ठीक है, रसीद देते हैं, वसूली करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। वो कहता है मैं अपने पत्तों का जो कोट है उसको पहनकर मैं सर्दी बारिश और धूप में खड़ा रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती, उतनी परेशानी नहीं होती, तब भी मैं तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। वो कह रहा है कि जो पेड़ है वो कम्बेज कह रहा है कि मेरा जन्म नहीं हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। वहां के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, अभी सारे घर, वो जो ऊंचे ऊंचे घर दिख रहे हैं, ठीक है, दूर बड़े बड़े बिल्डिंग जैसे, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है वो सब नहीं थे। यह सड़क भी नहीं थी, ये सड़क भी नहीं। अब देखिए ये मराठी है विजय तेंदुलकर जी, और समुद्र की बात हुई तो कहीं ना कहीं ये बात बम्बई की हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, ठीक है ना। मुंबई जो महानगर है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर, उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। बोल रहे हैं सड़क भी नहीं बनी थी, तब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा जन्म यही हुआ था, और वो जो पोस्टर में नाचने वाली औरत वो भी नहीं थी। सिर्फ सामने का समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता, सिर्फ सामने का समुद्र था और मैं था, बड़ा अकेलापन लगता था मुझे। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। जब तुम्हें लाकर यहाँ खड़ा किया गया, वो खंबे से कह रहा है, जब तुम्हें लाकर यहाँ खड़ा किया गया तो मैंने सोचा चलो कोई साथी मिला, चलो कोई बात नहीं, इतना ही सही, कोई तो मिला। लेकिन वो भी कहाँ हो पाया, ठीक है, मैं सोचा था कि मुझे साथी मिल जाएगा, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे, शुरू में तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैंने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहां थी वहीं कायम। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम अकड़े खड़े रहते थे, तुम्हारी अकड़ थी, तुम तो झुकने को तैयार नहीं थे। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक कितनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना स्वभाव भी जरा ऐसा ही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं झुके तो मैंने भी सोचा रहने दो, ठीक है, इसको अपनी ऊंची नाक का बड़ा गुमान है तो रहने दो, ठीक है ना। मैं भी ध्यान दूँ, मैंने भी आवाज लगाना बंद कर दी, मेरा भी स्वभाव जरा ऐसा ही, मैं एक दो बार बोलता हूँ उसका, फिर मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, और जब एक दिन खूब आंधी पानी जब गिरा तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे ऊपर ही आ गया, ठीक है ना। पेड़ कहता है बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ठीक है ना। कहता है बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, याद करते ही दिल कांपने लगता है, ठीक है ना, और ऐसे करते। खंबा बोलता है तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया था, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह बहुत अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गरुड़ भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गया। खंबा उसे कहता है मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरा, पर तुमने मुझे संभाल लिया, ठीक है, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो नीचे ही गिर जाता। तो उसके बाद तुम भी काफी जख्मी हो गए थे, और उसके बाद फिर अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है, ठीक है, पेड़ बात कहता है। तभी क्या होता है, दोनों चुप हैं, हवा की आवाज ऐसे करके आवाज आ रही है, कुत्ते का भौंकना, वाव वाव वाव। पोस्टर पर बड़ी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, जो पोस्टर है, पोस्टर पे एक औरत बनी हुई है, नाचने वाली जो औरत है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह रहता है, उसके घुंघरू बजते हैं, ठीक है, उसके घुंघरू नर्तकी है एक तरह की, उसके घुंघरू बजते फिर वो चुपचाप हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। जो लेटर बॉक्स होता है वो एक दोहा गाता है, दोहे का एक पद गाता है और उसका फिर शांत हो जाता है। कौवा बोलता है, पेड़ के पीछे झांककर बोलता है काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है। कौवा क्या कहता है, कौन है जो रात में इतनी मीठी तान लगाकर मेरी नींद को जो है, मीठी आवाज लगाकर मेरी नींद को, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है, इनको रात में भी चैन नहीं है, ठीक है, परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। तो लेटर बॉक्स बोलता है मीठी आवाज में नहीं कहा, इस कौवे जैसी कर्कश में कहां पाँव करें, कहता है जरा भर चैन नहीं।
ठीक है, जरा भर भी चैन नहीं, मतलब जरा भी चैन नहीं लेने देते हैं, ऐसा बोल रहा है। बताओ कोई पेट में हाथ डालकर, अब लेटर बॉक्स है, आपको पता है लेटर बॉक्स जो होता है उसमें लोग चिट्ठियां डालते हैं, और जहां उसका पेट जैसे बना, अगर हम उसको समझे तो वहां पर एक ताला लगा होता है, वहां से चिट्ठियां निकालता है, ठीक है। तो पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी, अब वो पढ़ रहा है चिट्ठी, ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी, हेडमास्टर ठीक, क्या कहता है, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। मतलब देख रहा है कि कोई जो है, कोई हेडमास्टर है, वो किसी बच्चे के पिता को उन्होंने पत्र लिखा है, ठीक है, और बता रहे हैं कि आपका जो बेटा परीक्षित है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। बंटे माने कंचे, ठीक है, इसकी बजाय उसे बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, मिलिए, वो कहता है कि चिट्ठी पढ़ता है पहले, आप एक बार आकर मुझसे मिलिए, फिर कहता है मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी देंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर घंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब, ठीक है। वो कह रहा है लेटर बॉक्स की अगर उसके पापा आकर मिल भी लेंगे तो क्या होगा, बच्चे स्कूल में पढ़े नहीं, बस बंटे खेले, स्कूल से गायब रहे, ठीक है, और मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है आखिरकार, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। अब वो पिता का पक्ष ले रहा है, ठीक है ना, लेटर बॉक्स कि फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं, सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, ठीक, ऑफिस में जाकर इतना काम करते हैं, तब जाकर कहीं मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों, ये बच्चे उन पैसों को फोकट के क्यों समझते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि इनके पापा कितनी मेहनत करते हैं। ये बच्चों को संदेश भेज रहे हैं कि आप बच्चे समझें कि आप लोग विद्यालय आते हैं तो आप लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे क्या सिर्फ पूरा दिन सिर्फ शैतानी और बदमाशी नहीं निकाल देते हैं, कोई काम ढंग से नहीं करते हैं किसी भी टीचर का, ठीक है, तो उससे हमें बचना है, उसी की बात यहाँ पर है। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए, अब लेटर वर्क करा, मैं हेडमास्टर होता तो इस परीक्षित के होश में अच्छी तरह ठिकाने लगा, तब इसमें परीक्षित को समझाता, ठीक है, कि हेडमास्टर होना क्या होता है। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है और फिर बोलता है यह किसका है, ठीक है, दूसरा पत्र निकालकर बोलता है यह किसका है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके बाद का पाठ हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।